हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको आपको पता है, हमने कक्षा 10 के विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज स्टार्ट करी है बच्चों। उसकी हम 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो बच्चों, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और ये इसकी तीसरी वीडियो है बच्चों। इस वीडियो में हम कक्षा 10 के विज्ञान के पार्ट 3, जिसका नाम है बच्चों धातु एवं अधातु, इस पार्ट के हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को देख लेंगे। और बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों, आप चलते हैं इस पार्ट के प्रश्न उत्तरों की ओर। इस पार्ट का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम बच्चों एक धातु है, ठीक है, और केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल। तो जब भी हम सोडियम को रखते हैं बच्चों, वो मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है बच्चों, क्योंकि जो सोडियम है वो बहुत ही ज्यादा क्रियाशील धातु है। वो अगर खुले में हम उसे रखेंगे तो वो हमारे वायुमंडल की ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करके स्वतः ही जलने लगती है। इस कारण हम सोडियम धातु को केरोसिन ऑयल में डुबोकर रखते हैं, ताकि वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी से क्रिया न कर सके, जिससे कि वो जले नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे बच्चों, सोडियम वायु में उपस्थित नमी के प्रति अति क्रियाशील होती है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये वायु में उपस्थित नमी से क्रिया कर लेती है और ये स्वतः ही जलने लगती है। इसलिए सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 1 होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब बच्चों, हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 2 को देखेंगे, जो है निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ पद दिए हैं बच्चों, उन पदों को हमें समझाना है। जो पहला पद है बच्चों वो है खनिज। तो खनिज क्या होता है बच्चों? इसे समझने के लिए हमें यह समझना है कि जो हमारी धातुएं हैं वो जमीन में से खोद के निकाली जाती हैं। तो हर जगह ये धातुएं नहीं मिलती, ठीक है, कहीं कहीं होती हैं। ठीक, अगर हम है ना यहाँ अपने आसपास खोदें तो हो सकता हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो जिस जगह पर ये ज्यादा होती हैं, तो वहां की जो प्राकृतिक चीजें हैं, जैसे मिट्टी है, चट्टाने हैं, ये जिनमें ये धातुएं उपस्थित होती हैं, तो उन प्राकृतिक चीजों को हम क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। धूल, मिट्टी, कंकड़ और चट्टाने आदि, जहां पर ये धातुएं मिली रहती हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? खनिज। अब अगला है बच्चों अयस्क। अयस्क क्या होता है? तो ये खनिजों में से तो पाए जाते हैं, धातु वगैरह पाए जाते हैं, लेकिन जहां ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं धातुएं, तो उन खनिज पदार्थों को हम अयस्क कहते हैं, क्योंकि वहां से इन धातुओं को निकालना हमारे लिए लाभदायक होता है। अगर धातुएं कम मात्रा में तो क्या कहलाएंगी? खनिज कहलाएंगी, ठीक है। और धातुएं बहुत ज्यादा मात्रा में है तो वो ही प्राकृतिक पदार्थ क्या कहलाएंगे? अयस्क कहलाएंगे, क्योंकि वहां से हम है ना इनका निष्कर्षण करते हैं। खनिजों में से नहीं कर पाते, क्योंकि ना वहां कम मात्रा में होती है ये धातुएं, ठीक है, लेकिन है ना अयस्कों में से कर लेते हैं, क्योंकि वहां भरपूर मात्रा में ये धातुएं होती हैं और वहां से हम इनका निष्कर्षण बहुत ही ज्यादा लाभदायक तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि वहां से हम निकालेंगे तो हमें बहुत ज्यादा धातु और उनके यौगिक मिल पाएंगे बच्चों। अगली चीज है बच्चों गैंग। तो हमें पता है कि जब अयस्क अयस्क जो होता है वो है ना प्योर शुद्ध रूप में धातु रूप नहीं होता, ठीक है, धातु का शुद्ध रूप नहीं होता। जब हम है ना क्या कहते हैं उसका शुद्ध रूप प्राप्त करते हैं तो बहुत सारी उसमें से अशुद्धियां भी निकलती है, जैसे मिट्टी, कंकड़, चट्टाने आदि। तो उन्हीं अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, अयस्क में उपस्थित व्यर्थ पदार्थ जो हमारे काम के नहीं है, व्यर्थ पदार्थ जैसे रेत, मिट्टी आदि गैंग कहलाते हैं, ठीक है। इस तरह अब बच्चों, जो प्रश्न क्रमांक 3 है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मतलब अधिकतर आता है, तो इसे हम इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में, वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। ये मतलब रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए। यानी हमें रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुएं और अधातुएं में अंतर बताना है कि धातुओं और अधातुओं में क्या अंतर है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बच्चों धातुएं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अधातुएं,
ठीक है। तो जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की धनात्मक होती हैं और अधातुएं होती हैं वो विद्युत की ऋणात्मक होती हैं। ये पहला अंतर हो गया, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। और धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं और अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। ठीक है, यानी इनका जो पीएच मान होता है वो 7 से ज्यादा होता है। ठीक है, इनके ऑक्साइडों का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है और इनके ऑक्साइडों का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक, और ये अपचायक होती है और ये उपचायक होती हैं। तो ये मैंने अपचायक और उपचायक आपको पहली वीडियो में समझाया था बच्चों कि अपचायक और उपचायक होता है क्या है। यदि आपने ये नहीं समझा है कि अपचायक और उपचायक क्या होता है बच्चों, तो आप पहली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, वहां पर मैंने बहुत डिटेल में इसे अपचायक और उपचायक को समझाया है बच्चों। ठीक है, और ये चौथा इसमें अंतर है, ये अम्लों से अभिक्रिया कर प्राय हाइड्रोजन विस्थापित करती है। यानी जब किसी धातु और अम्ल का क्रिया करवाई जाती है बच्चों, तो उसमें से हाइड्रोजन निकलती है। ठीक है, हाइड्रोजन निकलता है और ये अम्लों से क्रिया करती ही नहीं है। ठीक है, कौन? अधातुएं अम्लों से क्रिया करती ही नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों ये प्रश्न क्रमांक 3 भी होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की। अब बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 4 है वो है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात लोहे की मिश्र धातु का नहीं, इसका क्या कारण है? तो बच्चों जो तांबा होता है वो ऊष्मा का बहुत ज्यादा अच्छा सुचालक होता है। मतलब सुचालक होने का मतलब ये है कि ऊष्मा उसमें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से पहुंच जाती है। ठीक है, और जो लोहा है इसके तुलना में वो सुचालक तो है, ठीक है, लेकिन उससे अच्छा चालक नहीं है, मतलब बेकार चालक है वो ऊष्मा का। ठीक है, और जो तांबा है वो बहुत ज्यादा अच्छा चालक है। तो जब हम अगर कोई पानी गर्म करने का टैंक अगर हम एक तांबे का बनाते हैं, ठीक है, ये मान लो ये टैंक हमने तांबे का बना दिया और ये किसका बना दिया? इस्पात का। यानी कि इस्पात क्या है बच्चों? लोहे की एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु क्या होती है? जब दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिलाकर जो धातु तीसरी धातु बनती है बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं? मिश्र धातु बोलते हैं। ठीक है, ये हमने तांबे का एक टैंक बना दिया और ये किसका बना दिया? इस्पात का। अगर हम दोनों में पानी गर्म करें तो पानी गर्म सबसे ज्यादा अच्छा इसमें होगा, क्योंकि ये ऊष्मा का अच्छा चालक है और जल्दी गर्म होगा, जिससे कि हमारा जो ईंधन है वो बचेगा बच्चों, और इसमें थोड़ा सा देर में गर्म होगा। ठीक है, जिससे हमारा ईंधन ज्यादा लगेगा। इस कारण हम ईंधन को बचाने के लिए जो पानी गर्म करने के टैंक हैं वो हम तांबे से बनाते हैं, ना कि इस्पात से। पहले के जमाने में इस्पात से बनाया जाता था बच्चों, लेकिन अब तांबे से बनाए जा रहे हैं, क्योंकि ना हमें ईंधन की बचत करना है। ईंधन हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका हम उत्तर देंगे बच्चों, तांबा इस्पात की तुलना में कहीं अधिक ऊष्मा का चालक होता है। ठीक है, यानी तांबा इस्पात की तुलना में अच्छा चालक है ऊष्मा का। ठीक, इसलिए गर्म पानी का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग करते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारे ईंधन की बचत हो। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अब बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 5 है वो है, ध्वनिक सोनरस किन्हें कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो बच्चों जितनी भी धातुएं हैं वो सभी ध्वनिक होती हैं, उनका ये एक गुण है ध्वनिक होने का। यानी अगर उससे कोई ठोस चीज टकराई जाए धातु से तो उसमें से टन टन की आवाज आती है। जैसे कि अपन लोहे की किसी वस्तु से किसी दूसरे लोहे की वस्तु से टकराएं तो टन टन की आवाज आएगी। ठीक है, लेकिन जिन धातुओं में ये आवाज बहुत ज्यादा आती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? ध्वनिक। ध्वनिक या सोनरस। तो ऐसी धातुओं का उपयोग हम मंदिर के घंटे, स्कूल की घंटियां आदि बनाने में करते हैं। क्योंकि स्कूल की घंटी हम देखते हैं बच्चों कि जब घंटी बजती है तो बहुत तेज की टन टन की आवाज आती है, जिससे कि सभी बच्चों को पता चल जाता है छुट्टी हो गई या फिर अगला पीरियड चालू हो गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, वे धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो वे ध्वनि करती हैं, उन धातुओं को ध्वनिक कहते हैं। इसका उदाहरण आप लिखेंगे, मंदिर के घंटों एवं स्कूल की घंटी की धातु, इसके उदाहरण बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब बच्चों जो अगला प्रश्न है वो है, भर्जन से क्या समझते हो? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों आ सकता है।
इसे अच्छे से समझिएगा, भर्जन है क्या। तो जो अयस्क होते हैं बच्चों, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं सल्फाइड अयस्क होते हैं, कुछ कार्बोनेट अयस्क होते हैं। ठीक है, तो जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उसमें से शुद्ध धातु निकालने के लिए हम उन अयस्कों को क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में उन्हें जलाते हैं, जिससे कि उनकी अशुद्धियां जल जाएं और शुद्ध धातु हमें प्राप्त हो जाए। मतलब बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उसमें से एक ये भी क्रिया है धातु को शुद्ध करने की। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वायु की उपस्थिति में जलाना। ठीक है, गर्म करना। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर वह संबंधित धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 7 है वो है निस्तापन से आप क्या समझते हैं। तो इससे पहले हमने भर्जन पढ़ा था बच्चों, उसमें सल्फाइड अयस्क को हम वायु की उपस्थिति में गर्म कर रहे थे। ये उससे जस्ट अपोजिट है, मतलब इसमें हम कार्बोनेट अयस्कों को और वायु की सीमित मात्रा या फिर हम वायु की अनुपस्थिति भी बोल सकते हैं। उसमें हम वायु की उपस्थिति में गर्म कर रहे थे, इसमें हम वायु की सीमित मात्रा में गर्म करते हैं। तो ये क्या है, जो धातु होती है वो संबंधित धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निस्तापन बोलते हैं बच्चों। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, वायु की सीमित मात्रा। ठीक है, वायु की सीमित मात्रा में गर्म किया तो निस्तापन, और वायु की उपस्थिति में गर्म किया तो वो भर्जन। ठीक बच्चों, अब प्रश्न क्रमांक 8 को देख लेते हैं। ये है एनोड पंख किसे कहते हैं। तो बच्चों विद्युत अपघट्य विधि से हम जब एक अशुद्ध धातु को शुद्ध रूप में परिवर्तित करते हैं तो वहां पर बच्चों क्या होता है कि जो अपद्रव्य पदार्थ कहते एनोड की तरफ इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो उस अपद्रव्य पदार्थ को हम एनोड पंख कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों इस चित्र में कि यहाँ पर हम कॉपर को अशुद्ध रूप से शुद्ध रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। मतलब कॉपर अशुद्ध धातु को हम एनोड बना देते हैं, मतलब किसी बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ देते हैं, इसलिए ये क्या कहलाती है, हमारी एनोड कहलाती है। ठीक है, ये कॉपर की एक छड़ है जो कि अशुद्ध रूप में है, इसे हमें शुद्ध करना है। तो एक पात्र लेते हैं, उसमें हम क्या लेंगे, इसमें हम एक विलयन भरेंगे जिसका नाम है अम्लीकृत कॉपर सल्फेट। ठीक है, इस विलयन का नाम। और दूसरी तरफ एक कॉपर की शुद्ध छड़ टांग देते हैं, जिसे कि हम ऋणात्मक सिरे से टांगते हैं बच्चों, इसे हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। और जब हम इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो जो कॉपर का शुद्ध रूप है वो यहाँ से इस एनोड की तरफ आके चिपकने लगता है, और जो इसकी अशुद्धियां हैं वो इसकी तलहटी में, एनोड की साइड इसकी तलहटी में बैठने लगती हैं इस पात्र की। ठीक है, इसलिए हम इसे इस अपद्रव्य पदार्थ को यानी कि अशुद्ध पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, एनोड पंख बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर आप लिखिएगा जब धातुओं का शोधन विद्युत अपघटन से किया जाता है, इस विधि को हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन, तब उसमें उपस्थित अशुद्धियां एनोड की तली में एकत्रित हो जाती हैं। ये देखिए आप यहाँ पर ये इकट्ठी हो गई अशुद्धियां। ठीक है, जिससे एनोड पंख कहते हैं। इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक 8 भी होता है बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों अब जो प्रश्न क्रमांक 9 है वो है अपरूपता से आप क्या समझते हो, कार्बन के 2 प्रमुख अपरूपों के नाम लिखिए। जब बच्चों कोई तत्व प्रकृति में भिन्न भिन्न रूपों में मिलता है, जिनके भौतिक गुण तो बच्चों अलग अलग होते हैं लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। ठीक है, तो ऐसे तत्वों को हम अपरूप कहते हैं। जैसे कि जो हीरा और ग्रेफाइट है, दोनों को हम देखें तो वो दोनों अलग ही हैं। ठीक है, जहां ग्रेफाइट एक सॉफ्ट अधातु है, वहीं हीरा एक बहुत ज्यादा कठोर पदार्थ है। ठीक है, हीरे में बहुत ज्यादा चमक होती है, ग्रेफाइट में चमक नहीं होती है बच्चों। तो इनके भौतिक गुण तो अलग अलग होते हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुणों को हम देखें तो वो एक समान ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही तत्व कार्बन से बने हुए होते हैं, हीरा भी और ग्रेफाइट भी। तो ये
दोनों क्या है, अपर रूप है। किसके अपर रूप है? कार्बन के अपर रूप है। और ये जो गुण कहलाता है बच्चों, वो कहलाता है अपरूपता। तो इसका हम उत्तर इस तरीके से लिखेंगे, जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में मिलता है जिनके भौतिक गुण में भिन्नता होती है। इस बात को याद रखिएगा बच्चों, भौतिक गुण भिन्न होते हैं और रासायनिक गुण समान होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? अपर रूप कहलाते हैं। वो तत्व कहलाते हैं अपर रूप। और तत्वों के इस गुणों को अपन क्या बोलते हैं? अपरूपता। इसका उदाहरण में आप लिखेंगे ग्रेफाइट और हीरा। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न। अब बच्चों हम इस पार्ट के प्रश्न क्रमांक 10 को करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आईएमपी लिख दीजिएगा इसके आगे, ठीक है। तो ये प्रश्न है बच्चों, यसद लेपन से आप क्या समझते हो? जैसा कि हमें पता है बच्चों, जो लोहा और इस्पात क्या है? लोहे की एक मिश्र धातु है, ठीक है। तो ये जो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है बच्चों, ये क्या करती हैं कि नमी से क्रिया करके इन पे जंग लग जाती है, जिससे कि ये खराब हो जाती है, ठीक है। लोहे की वस्तुएं अगर आप देखेंगे कि आप छत पे डालेंगे तो कुछ दिन बाद उनमें जंग लग जाएगी और वो पूरी की पूरी चीज वस्तुएं खराब हो जाएंगी, चाहे आपकी लोहे की कुर्सी हो, चाहे पलंग हो, चाहे और भी कोई सामान हो। तो इन्हें जंग से बचाने के लिए हम बहुत से उपाय करते हैं, ठीक है। जिसमें से एक उपाय ये भी है कि हम उस पे जिंक की परत चढ़ा देते हैं। जिंक क्या है? एक कम क्रियाशील है, ठीक है, जिससे कि हम इसे जंग से, लोहे और इस्पात को जंग से बचा पाते हैं बच्चों। तो ये ही क्रिया क्या कहलाती है? यसद लेपन। यानी लोहे और इस्पात पर जिंक की परत चढ़ाने को हम यसद लेपन कहते हैं, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से लिखिएगा बच्चों, लोहा या इस्पात को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की एक परत चढ़ा दी जाती है। इस प्रक्रिया को हम यसद लेपन कहते हैं बच्चों। अब जो इस पार्ट का प्रश्न क्रमांक 11 है, जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न भी है बच्चों, तो वो है बच्चों, अमलगम क्या होता है? तो जब किसी धातु को हम पारे के साथ क्रिया करवाते हैं तो उनसे जो मिश्र धातु बनती है बच्चों, उसी मिश्र धातु को हम अमलगम कहते हैं। तो अमलगम का प्रयोग हम, जो दांतों में छेद हो जाता है बच्चों, तो उन दांतों के छेदों को भरने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो पारे की मिश्र धातु को हम क्या बोलते हैं? अमलगम बोलते हैं बच्चों। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, किसी धातु जैसे कि जस्ता पर पारे की परत कर दी जाती है तो वह धातु पारे से मिलकर पारे की मिश्र धातु बना लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। कहने का मतलब यह है, पारे की मिश्र धातु को हम अमलगम कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। और इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट होती है बच्चों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।